यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन लेक्चर। ठीक, ये लेक्चर को सीए फाइनल वाले बच्चे भी देख सकते हैं एंड सिमिलरली सीएमए फाइनल वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ओके, आज जो हमारा चैप्टर होगा रिवीजन का, अभी थोड़ा 2 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ कैसे रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे। वो होगा मर्जर एंड एक्विजिशंस। बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे पूछता है, लगभग हर एक अटेम्प्ट में या एक अटेम्प्ट स्किप करके आते रहते हैं, अच्छा वेटेज है। साथ ही में इसमें हम डीमर्जर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो डीमर्जर भी लिख दूं एंड सब पे क्वेश्चन है। मर्जर एंड इक्विजिशन पे भी ज्यादा चांस है कि मर्जर एंड इक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डीमर्जर पे भी क्वेश्चन है, साथ ही में ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग। ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग में भी आईसीआई ने ऑलरेडी पास्ट में आरटीपी में मैनेजमेंट लीवर्ड बाई आउट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन है। आओ जरा 2 मिनट रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं रिवीजन कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बहुत जब भी कंसेप्ट की बात आएगी थोड़ा टाइम लूंगा मैं। ठीक है, अगर मैं आपको रिवीजन में ना समझाऊं, फटाफट बस चीजें रिपीट कर दूं, फिर ये देखने का क्या फायदा आपको। वो तो आप खुद भी एक समरी नोट से देख के वैसे याद कर सकते हो ना। तो थोड़ी बहुत, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है तो क्लासेस की तरह तो नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत टाइम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन जहां जहां जरूरत है और थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग कंसेप्ट पे रखेंगे। कंसेप्ट को बहुत फास्ट मोड में भगाने का कोई फायदा नहीं। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़िया नहीं होगा तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा, क्वेश्चंस को लेके कि सर क्या रिवीजन लेक्चर में क्वेश्चंस भी कराओगे? डेफिनेटली क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस कवर नहीं करते फिर कैसे आपको पता चलेगा क्वेश्चन जो पूछा है, जो पूछता है सॉरी, वो क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे कि नहीं, है ना। तो इस वजह से कंसेप्ट पे थोड़ा टाइम दूंगा, जहां जहां जरूरत होगी। आप ये मत सोचना स्लो चल रहा है, नहीं बाबू, लॉजिक याद रखना जरूरी है और कंसेप्ट समझोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और दूसरा, क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के करेंगे, कहीं पे जरूरत लगेगी तो 3-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा। किसी टॉपिक में अगर ज्यादा वैरायटी है ही नहीं तो 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे, पर क्वेश्चंस भी करेंगे। थर्ड, सर ये रिवीजन पार्ट में रहेगा या मैराथन फॉर्म में होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन जो अपलोड हो रही है पार्ट्स में रहेंगे। कैसे? अभी मैंने मर्जर एंड एक्विजिशन कराया, देखते हैं अगर इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो तो डी मर्जर एंड अनरशिप स्ट्रक्चरिंग दूसरे लेक्चर में करेंगे, इसमें सिर्फ मर्जर एंड एक्विजिशन पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही चैप्टर आएगा, छोटे चैप्टर फुल फ्लेज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, बड़े चैप्टर है तो 2 पार्ट या इवन कोई कोई ऐसे भी चैप्टर है कि 2 नहीं 3 पार्ट में हमें करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन पार्ट्स में अपलोड होंगे, मैराथन फॉर्म में नहीं। प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट बन के मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी चैप्टर से रिलेटेड आपको देखना है, मजे से प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे पढ़ो। ठीक है सर, अगर हमें कोई डाउट पूछना हो ड्यूरिंग ये रिवीजन लेक्चर देखने के बाद, कोई कंसेप्चुअल डाउट हो, कहाँ पे पूछेंगे? ये रहा मेरा टेलीग्राम नंबर। ठीक है, टेलीग्राम नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो अपनी डाउट। आपके डाउट का रिप्लाई में यूजुअली होता क्या है कि हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए, ऐसा मत सोचना कि इंस्टेंट कैसे रिप्लाई आ जाए। कई बार मैसेज देखने में टाइम लगते हैं, बट हाँ, कोई भी डाउट है डेफिनेटली मैं जब भी मैसेज देखूंगा डाउट का रिवर्ट करूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, जो इंटर वाले बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे सीए फाइनल से रिलेटेड रिलेवेंट टॉपिक, रिलेवेंट वीडियो, रिलेवेंट लेक्चर अपलोड होते रहेंगे एंड चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।
वीडियो को लाइक करने का मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने के बाद मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें रिवीजन लेक्चर। चैप्टर है अपना मर्जर एंड एक्विजिशन। मैंने क्या बोला, इसी में डी मर्जर के बारे में पढ़ेंगे, डी मर्जर, और इसी में ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में है ये, ठीक। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट है सर। पहला मर्जर एंड एक्विजिशन, दूसरा आपने बोला डी मर्जर, तीनों पे ही क्वेश्चन आते हैं, आए। थर्ड ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग, ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग। डी मर्जर एंड ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग थोड़ा छोटा पार्ट है, मर्जर एक्विजिशन में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मर्जर एंड एक्विजिशन से, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन पे देखो, कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत मैं लिख के समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कंसेप्ट समझाते टाइम थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं वो क्वेश्चन रेफर कराऊंगा जिसका साथ में सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ, सजेस्टेड आंसर। उससे होगा क्या कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर निकालने के लिए जो टाइम लगेगा वो थोड़ा बच जाएगा। रिवीजन लेक्चर में अगर टाइम नहीं बचा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चलो मर्जर इक्विजिशन, आप खुद मुझे बताओ कहाँ कहाँ आपने पढ़ा होगा। सर हमने तो टैक्स में भी पढ़ा है, टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्स में, कैपिटल गेन में। वो जो पढ़ा है ना उस नॉलेज का यहाँ कोई काम नहीं। सर हमने मर्जर एक्विजिशन लॉ में भी पढ़ा है। अच्छा, लॉ में क्या पढ़ा है सर? लॉ में हम कंडीशंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लायंसेज पढ़ते हैं सेक्शंस के। अच्छा, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। मैं लॉ में क्या लिखा है ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ना टैक्सेशन में क्या लिखा है ये पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड कहाँ पढ़ा होगा मर्जर एक्विजिशन के बारे में? सर हम अकाउंट में भी पढ़ते हैं। अच्छा, अकाउंट में क्या पढ़ते हो? टैक्स में तो टैक्स इम्प्लीकेशन पढ़ते हो, है ना। कैपिटल गेन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा आपने। लॉ में कंप्लायंसेज पढ़ते हो, सीए फाइनल में तो पहले था, अभी भी होगा आई होप सो। अकाउंटेंसी में मर्जर एक्विजिशन में आप अकाउंटिंग पढ़ते हो कि परचेजिंग कंपनी के बुक में कैसे एंट्री होगी चीजों का, वेंडर कंपनी के बुक में कैसे एंट्री होगा, ये सारी चीज भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। चौथा, कहाँ पढ़ रहे हो आप मर्जर एक्विजिशन? सर मैं एएफएम में पढ़ रहा हूं। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर एएफएम में सॉरी, मर्जर इक्विजिशन में क्या है? डिसीजन मेकिंग। पूरी फाइनेंस हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए। एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है? सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। आज कल को आप टॉप मैनेजमेंट में रहोगे तो सही डिसीजन ले पाओ रिगार्डिंग जो भी चीज से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, डिविडेंड हो, या ये हो एक्सपांशन डिसीजन, कहीं पे भी। तो हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं? फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग, ठीक। आओ जरा थोड़ा टॉपिक लिख दो, हम पढ़ेंगे क्या इसमें। सबसे पहले थोड़ा आप लोगों को बेसिक पता होना जरूरी है। उसके बाद मर्जर एक्विजिशन में ना 2-4 बेसिक रेशियोज का भी जरूरत पड़ता है, तो कुछ बेसिक रेशियोज भी देख लेंगे। देन चैप्टर का शुरुआत हो जाता है, एक्सचेंज रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। देन कंबाइंड फॉर्म कैलकुलेशंस देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं पोस्ट मर्जर मर्जर कैलकुलेशन। पहले लिख लो टॉपिक, फिर मैं बारी बारी पढ़ाता हूं कि अगर एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर कर लिया तो उसके बाद
जब वो मर्ज हो गया, एक्वायर कर लिया, उसके बाद की कैलकुलेशन, कि उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, मार्केट प्राइस कैसा होगा। अगला, गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर। अभी ये भी सिखाऊंगा कि इक्विजिशन, टेक ओवर और मर्जर में क्या फर्क है, यहाँ पे वो फर्क से कोई मतलब बनता भी है कि नहीं, तो परेशान मत होना। इसी को एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा मर्जर डिसीजन से, मर्जर एंड एक्विजिशन के डिसीजन से। मैं मर्जर लिख रहा हूं, मर्जर एंड एक्विजिशन लिख सकते हो। छठे नंबर पे स्पेशल केसेस कुछ देखेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन में, जैसे कि सर अलग अलग वैल्यूएशन भी आ सकता है मर्जर एक्विजिशन में। ठीक, जब ये टॉपिक पे आएंगे तब देखेंगे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट के बारे में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो और भी टॉपिक है, धीरे धीरे जब आएंगे, जब जो आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है किससे रिलेटेड, अभी सर हम पहला ही पढ़ रहे हैं मर्जर एक्विजिशन। आपने डीमर्जर के बारे में पढ़ाया नहीं और आपने ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया नहीं, आप पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो मर्जर एक्विजिशन। ये तो है ही, कुछ थ्योरी भी आते हैं यहाँ से। थ्योरी के लिए क्या रिलेवेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ आया तब तो लिख ही दोगे। अलग से थ्योरी क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ मर्जर पे। दूसरा, रीजंस बोलो या रेशनल बोलो, मर्जर है। मर्जर करते क्यों है दो फर्म, क्या कारण है, क्या कारण है मर्जर जस्टिफाई करने के लिए, क्यों करा जाता है मर्जर, कारण बताइए। ठीक है, ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो पूछते रहता है। तो मैं स्टार्ट करूं जरा बेसिक समझाना, क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पहला टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट। देखो, बिजनेस एक्सपांशन के बड़े सारे तरीके होते हैं, है ना। आपने एक्सपांशन स्ट्रेटेजी भी पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। बिजनेस एक्सपांशन करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीका, ठीक, और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक मतलब, एग्जांपल ले लो, मान लो मेरे बिजनेस है, बहुत बढ़िया, मैंने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, करेक्ट, दिल्ली में, इसको बढ़ाया, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज किया, सेल्स इंक्रीज किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस को मुझे ऑल ओवर इंडिया एक्सपांड करनी चाहिए। या फिर कई बार इंसान सोचता है इस बिजनेस को नहीं, मुझे और भी डाइवर्सिफाइड फील्ड में नई नई बिजनेसेस खोलनी चाहिए। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट रेज करूं या अपना इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस लगाऊं, प्रॉफिट जो रिटेन अर्निंग कमा रखा है ना, एंड नई नई बिजनेसेस खोलूं। जैसे कि एक कंपनी अलग अलग ब्रांच खोलता है या अलग अलग सिटी में एक्सपांशन करता है या अलग अलग प्रोडक्ट में एक्सपांशन करता है, ये है ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीका में प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनिक तरीका सर थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक्सपांशन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बिजनेस को ग्रो करते जा रहे हैं और जब हमें लग रहा है कि हमें नए फील्ड में जानी चाहिए, उसी प्रोडक्ट में नए नए सिटीज में जानी चाहिए, मार्केट एक्सपांशन हो या प्रोडक्ट का, तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके कर सकते हैं या आउट मतलब बाहर से पैसा ले आके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है इनऑर्गेनिक वेज। इनऑर्गेनिक वे का बेस्ट एग्जांपल है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, मान लो मैं दिल्ली में हूं, कोई बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है मुंबई में, खुद से करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिल्ली में मेरा बिजनेस था, मुंबई में मुझे खोलना है, ऑलरेडी मुंबई में अगर कोई उस फील्ड में एस्टेब्लिश बिजनेस है, मैं उसको एक्वायर कर लेता हूं। ठीक है, अभी देखेंगे मर्जर एक्विजिशन में ये वर्ड अलग अलग से कोई मायने रखता है क्या, मर्जर और एक्विजिशन, 2 मिनट में आऊंगा उस पर, पहले समझो।
ठीक, मैं इस बिजनेस को एक्वायर कर लेता हूं, तभी भी तो एक्सपांशन कर सकता हूं मुंबई में। एक तरीका है अपना पैसा इन्वेस्ट करके खोला, या फिर बोरोइंग लाया, या फिर फंड रेज किया, खोला, अर्ली स्टार्ट किया, शुरू से स्टार्ट किया, उसको ग्रो किया। दूसरा तरीका है ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस को एक्वायर कर लो, है ना। दिस इज ऑल्सो अ वे टू एक्सपांड द बिजनेस, लेकिन ये इनऑर्गेनिक तरीका है। ठीक, इनऑर्गेनिक तरीका में क्या बढ़िया चीज है, टाइम सेव करता है। और इसमें क्या दिक्कत थी, टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन क्योंकि आप एक एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, तो कई बार आपको प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 100 करोड़ वर्थ का बिजनेस था, आपने 120 करोड़ दे दिया, है ना। कई बार हमें प्रीमियम पे एक्वायर करना पड़ता है। समझ में आया क्या मर्ज बिजनेस एक्सपांशन के बारे में? तो मर्जर एक्विजिशन कुछ नहीं है, बिजनेस एक्सपांशन करने का एक तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, सीधा एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। इट इज अ इनऑर्गेनिक वे ऑफ एक्सपांशन। हाँ, टाइम तो बचाता है, लेकिन कई बार हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है खरीदते टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन करने का सबसे जो मेन कारण है, जस्टिफिएबल रीजन है, क्यों कोई करता होगा। कारण तो बहुत सारे हम देखने वाले हैं। ये देखो, कारण तो सर बहुत सारे हैं जो हम थ्योरी में देखेंगे, रीजंस करके आपने लिखा है। लेकिन सब रीजनों का एक जो मेन रीजन है, जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि मर्जर करना सही है या नहीं है, वो है बेनिफिट ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी, हम दूसरे बिजनेस को तभी एक्वायर करते हैं जब उसकी वजह से सिनर्जी क्रिएट होने वाला हो। सर, सिनर्जी क्या होता है? इट इज द एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड ड्यू टू मर्जर। ये क्या है? एडिशनल वैल्यू है जो मर्जर की वजह से क्रिएट होता है। मैंने अभी समझाया नहीं है कि सर ये मर्जर और इक्विजिशन दो अलग वर्ड है, इसका कोई इंप्लीकेशन है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? अकाउंटेंसी में तो हम पढ़ते हैं कि मर्जर सर इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, कोई भी एक्विजिशन है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे उस चीज के बारे में। 2 मिनट दे दो मुझे। पहले समझो कि कोई बिजनेस में एक्वायर कर रहा हूं, तो ये कैसे जस्टिफाई होता है कि मुझे एक्वायर करना चाहिए कि नहीं। सिनर्जी को ध्यान में देके कि क्या एक्विजिशन की वजह से कोई एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो रहा है। सर, ये एडिशनल वैल्यू कैसे क्रिएट होता है? पहले समझो। मान लो ये है वैल्यू ऑफ फॉर्म ए, एक कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। दोनों अगर एक हो जाए, चाहे ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर कर ले, एक हो गए दोनों, तो वैल्यू ऑफ ए बी जो है ये ज्यादा होनी चाहिए इंडिविजुअल वैल्यू के सम टोटल से। वैल्यू ऑफ कंबाइंड फॉर्म इज ग्रेटर, शुड बी ग्रेटर देन सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, तभी तो मर्जर करने का कोई फायदा है। और ये जो मान लो ये 50 करोड़ का कंपनी था वैल्यू का, ये 100 करोड़ वैल्यू का कंपनी था, पर दोनों अगर एक साथ आ गए, एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, दोनों अगर कंबाइंड हो गए, तो 170 करोड़ का कंपनी हो गया। आप बोलोगे सर 50 प्लस 100, ये तो 150 होते, 170 कैसे हो गए? हाँ बच्चे, यही तो जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट हो रहा है ना एक्विजिशन की वजह से, मर्जर की वजह से, इसी को बोलते हैं सिनर्जी, इसी को बोलते हैं सिनर्जी। सर, कोई एग्जाम्पल दोगे कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों क्रिएट होता है? वाई सिनर्जी इज क्रिएटेड? जैसे कि कई बार सिनर्जी क्रिएट होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। जैसे कि मान लो ये कंपनी कमाती थी 20 लाख रुपया प्रॉफिट, ये कमाती थी 30 लाख प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख।
पर एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, कंबाइंड हो गए, तो 50 लाख आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अब 65 लाख प्रॉफिट कमा रहे, प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, दो कंपनी अलग अलग थी, जब एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, साथ में आ गए, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। बिल्कुल हो सकती है, फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन की वजह से। सर एग्जाम्पल दोगे क्या? देखो बच्चे, थ्योरी लेक्चर तो है नहीं, पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा। फिक्स कॉस्ट में कैसे रिडक्शन हो सकता है? मान लो मैं एक कंपनी हूँ ए लिमिटेड, मैंने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। मैं एक ऐसे भी प्लांट डालना चाह रहा था अपने फैक्ट्री के लिए, मशीन लेना चाह रहा था जो मुझे लेना ही था, पर बी लिमिटेड को एक्वायर करने की वजह से ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? ऑलरेडी वो प्लांट बी लिमिटेड के पास है। फॉर एग्जाम्पल, दो बैंक मर्ज हो जाए तो आपको क्या लगता है, पता है आपको, सारे एरिया में, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, उधर सब बैंकों का ब्रांच होता है। जो एक पर्टिकुलर सिटी का कोई फेमस एरिया है, देखना सब बैंकों का वहां पे ब्रांच होगा, एटीएम होगा। अगर दो बैंक कंबाइंड हो जाए तो क्या अलग अलग एटीएम रखेंगे कि एक ही एटीएम रखने से होगा, या एक ही ब्रांच से सर्विस देने से होगा कि अलग अलग ब्रांच रखना पड़ेगा? ऑब्वियसली एक फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? ऑब्वियसली। जब कंपनी क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, कई बार फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एडिशनल वैल्यू क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। सर एक और एग्जांपल दो, सिनर्जी कैसे हो सकता है? कई बार दो कंपनी जब मर्ज होते हैं ना, तो वहां पे मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। दो बड़े प्लेयर थे उस फील्ड के, दोनों मर्ज हो गए, एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया। देखेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन में मैंने बोला ये टर्म, अभी समझो कि मान लो एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, ठीक है, एक्विजिशन। अब वहां पे मोनोपोली अगर आ जाता है एक्विजिशन की वजह से, तो पता है प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है। सप्लायर के कंट्रोल में प्राइस आ जाता है अगर मोनोपोली है तो। टेलीकॉम सेक्टर में देखो, अब ज्यादा प्लेयर बचे नहीं है, तो जो मन वो दाम बढ़ाते रहते हैं कि नहीं, रिचार्ज का। क्यों बढ़ाते रहते हैं? बहुत सारे प्लेयर ही नहीं है। एक जमाने पहले 12-13 ऑपरेटर थे, आज के डेट में 2 या 3 ऑपरेटर है, ठीक। तो मोनोपोली आने की वजह से प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है तो रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना? तब भी ये एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो सकता है। सर छोड़ो छोड़ो, आप जाने वाले हो अगला आप टॉपिक पे, एक और बेसिक में एक और एग्जांपल दे दो। अच्छा चलो, कई बार एक कंपनी जब दूसरे को टेक ओवर करती है ना, तो लेबर इफिशियंसी इंप्रूव होती है, या मैनेजरियल इफिशियंसी इंप्रूव होती है। ये कैसे? मान लो मेरी कंपनी है, अब हर एक कंपनी का अपना एक, क्या बोलते हैं कि स्ट्रांग पॉइंट होता है ना? मान लो मेरी कंपनी टेक्नोलॉजी में बड़ी एडवांस है, सप्लाई मैनेजमेंट में बहुत एडवांस है, डिस्ट्रीब्यूशन मेरा एकदम कंट्रोल में है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल में है, लेकिन मेरी लेबर इफिशियंसी अच्छी नहीं है, मैन पावर का यूटिलाइजेशन मेरा उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन जिस कंपनी को मैं टेक ओवर करने वाला हूं, उसके जो लेबर आने वाले हैं, या फिर मान लो जिस फील्ड में, मान लो कि मैं कोई और फील्ड में एक्सपांशन कर रहा हूं, ठीक, इट्स द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अभी जो बिजनेस करता हूं उससे अलग, तो नया खोलता तो इफिशियंट लेबर कहां से लेके आता? नहीं लेके आ पाता ना। लेकिन ऑलरेडी एक इफिशियंट लेबर वाली कंपनी को टेक ओवर कर लूं, तो इफिशियंट लेबर आएंगे कि नहीं? कई बार क्या होता है, जब हम जिस कंपनी को टेक ओवर करते हैं, तो हमसे ज्यादा ज्यादा इफिशियंट तरीके से, चाहे मैनेजमेंट हो या लेबर हो, ऑलरेडी किसी और कंपनी में होती है। मेरे पास कैपिटल था ज्यादा, टेक्नोलॉजी था, चीजें थी, इफिशियंसी की कमी थी, इफिशियंसी इंप्रूव हो गई टेक ओवर करने की वजह से, क्योंकि वहां पे ये सारी चीज नहीं थी पर इफिशियंसी थी, तो उसकी वजह से भी एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो सकता है। बस होना क्या चाहिए कि हमारा मकसद क्या होता है, दो कंपनी तभी मर्ज होते हैं, या एक कंपनी दूसरे को तभी एक्वायर करता है, जब एक्विजिशन की वजह से कुछ एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो रहा हो। एडिशनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? बेनिफिट ऑफ सिनर्जी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे क्रिएट हो सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो, उसके बाद
जब मान लो ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड एक्वायर कर लेता है बी लिमिटेड को, एक्वायर कर लेता है बी लिमिटेड को, ठीक। जब मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा, आई एम ए लिमिटेड, जब मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा तो होगा क्या, एक सर्टेन वैल्यू की कंपनी होगी जिसको एक्वायर किया, उसके सारे एसेट लायबिलिटी मेरे, बदले में कुछ देना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को। बिल्कुल सर, बदले में देना पड़ेगा क्या, इसको हम आम भाषा में परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं, पीसी, करेक्ट। सर ये परचेज कंसीडरेशन कैश में भी दे सकते हैं, मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया, कैश में पेमेंट कर दी, 10 करोड़ की कंपनी थी, एक्विजिशन किया, 10 करोड़ कैश में दे दिया शेयर होल्डर को। सर ये स्टॉक में भी दे सकते हैं, स्टॉक मतलब शेयर्स दे दिया अपनी कंपनी का, है ना। सर ये डील ना मिक्स डील भी हो सकती है, मिक्स डील का मतलब थोड़ा स्टॉक में थोड़ा कैश में दे दिया, थोड़ा शेयर्स दे दिया अपनी कंपनी का। पता है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए किस मोड में पीसी डिस्चार्ज हो रहा है ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए दो चीज जरूरी है, कितने वैल्यू की कंपनी आ रही है, बदले में कितने वैल्यू की मैं एसेट दे रहा हूं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश या वेदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। लेकिन अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। देखो अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि जहां पे पीसी हम शेयर्स में डिस्चार्ज करते हैं ना, कि पुराने वाले कंपनी के शेयर होल्डर को हमने इक्विटी शेयर दिया, ये कंडीशन जरूरी है मर्जर कहलाने के लिए। वैसे तो 5 कंडीशन है मर्जर के, आपने पढ़ा होगा, परचेज मर्जर के नेचर में कब होगा, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि मान लो पुराना वाला जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर को, उस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं मैं, अपनी कंपनी का शेयर दे दूंगा तब मर्जर होगा। अब आप खुद सोचना, उस शेयर होल्डर को मैंने अगर कैश दिया तो कंपनी लिया, शेयर होल्डर को कैश दे दिया, वो तो मेरे कंपनी में शेयर होल्डर बने ही नहीं, है ना, दिस इज एक्विजिशन टेक ओवर। लेकिन सेकेंड वाला जो केस है मर्जर वाला, इसमें भी मैं एक्वायर कर रहा हूं कंपनी को, लेकिन बदले में क्या दिया, शेयर दिया। अब मैं अपने कंपनी का अगर शेयर दे दूं तो ये पुरानी कंपनी ए लिमिटेड इसमें ये जुड़ गया, तो आफ्टर मर्जर ए बी लिमिटेड हो गया, कंबाइंड करने के बाद, एक्विजिशन करने के बाद ए तो था ही, बी आ गया, ए बी हो गया। मैं तो शेयर होल्डर था ही, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है ए के वो तो रहेंगे ही, प्लस बी वाले को क्या दे दिया, बी वाले को भी सर ए कंपनी का शेयर दे दिया, तो वो भी ए बी का शेयर होल्डर हो गए। तो इसको क्यों मर्जर बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर चेंज नहीं हुए, दोनों कंपनी कंबाइंड हो गई, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर कंबाइंड कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, इसीलिए इसको मर्जर बोला जाता है। वर्ड मर्जर सुन के भी लगता है ना दो मर्ज हुए हैं, ठीक। अब बताओ डिसीजन मेकिंग के लिए तरीका सेम है, हम कितना पीसी दे रहे हैं ये काम आएगा डिसीजन में, किस मोड में दे रहे हैं ये ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग के लिए फर्क पड़ेगा। किस शेयर्स में दे रहे हैं पीसी को तो अकाउंटिंग करने का तरीका, कैश में दे रहे हैं अकाउंटिंग करने का तरीका, फर्क पड़ता है, ठीक। समझ में आया क्या, हमारे लिए टेक ओवर चाहे स्टॉक में दे दूं, शेयर्स में पीसी को, चाहे मैं कैश में दे दूं, मैं सारे तरीके के डिसीजन ले सकता हूं। मुझे अगर लेना हो कि अगर मैंने टेक ओवर किया तो मुझे कितना फायदा हुआ या बी लिमिटेड को कितना फायदा हुआ, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान हुआ तो कितना हुआ, ये मैं आराम से डिसीजन ले सकता हूं। इसके लिए मुझे ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये एक्विजिशन मर्जर के नेचर में है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीसी तो कैश में भी डिस्चार्ज हो सकता है, शेयर में भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, ठीक। चलो आओ आगे, ये थोड़ा बेसिक था, अब मैं थोड़ा ना फास्ट मोड में आता हूं, बेसिक रेशियो पे आ जाओ। सेकेंड टॉपिक जो है अपना वो है बेसिक रेशियोज, कुछ हल्का फुल्का ही रेशियो यहाँ पढ़ाऊंगा, रेशियो तो आप खुद चालाक हो, पढ़ के आए हो, सीए इंटर में तो रेशियो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्या होगा सर बेसिक रेशियो, नंबर 1 ईपीएस आपने पढ़ा है, अर्निंग पर शेयर, ये इक्विटी शेयर होल्डर का हम बात कर रहे होते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पता है आपको, इसको सिंपल तरीका से हम पैट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर भी लिख देते हैं कई बार,
ये कब लिख देते होंगे, जब प्रीफरेंस शेयर नहीं दे रखा है। यूजुअली आप देखोगे मर्जर इक्विजिशन वाले जो चैप्टर है ना, उसमें प्रीफरेंस शेयर के बारे में जिक्र नहीं होगा, सीधा कंपनी में नॉर्मल इक्विटी शेयर की बात चल रही होगी। ठीक है, अगर प्रीफरेंस शेयर है तो ये रहा फॉर्मूला, क्योंकि हम अर्निंग पर शेयर निकालते ही हैं इक्विटी वालों के लिए। दूसरा मार्केट प्राइस, ये भी किसकी बात कर रहे होते हैं, इक्विटी वालों। कैसे निकलता है, ईपीएस इंटू पी रेशियो। किसी भी कंपनी का ये जो मार्केट प्राइस है, ध्यान से सोचना, एक तो अर्निंग पे डिपेंड करता होगा, है ना, और दूसरा कुछ और भी फंडामेंटल पे डिपेंड करता होगा। पी रेशियो क्या है, एक फर्म का फंडामेंटल है। इसको बोला जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो, कि 1 रुपया कंपनी ये कमाई है तो उसके बदले कितना गुना एक इन्वेस्टर उस कंपनी में लगाने को तैयार है। मान लो ईपीएस 1 है और मार्केट प्राइस है कंपनी का 20, तो पी रेशियो हो गया 20 टाइम्स। 1 रुपया कंपनी की कमाई है, 20 गुना ज्यादा प्राइस चल रहा है, यानी कि अगर कोई खरीद रहा है तो 20 रुपया में खरीद रहा है, 20 टाइम्स एक्स्ट्रा दे रहा है ना अर्निंग के तुलना में। दिस इज कॉल्ड पी रेशियो। अच्छा, एक इन्वेस्टर कितना ज्यादा गुना लगाने को तैयार है, पी कितना होगा, एक इन फैक्टर पे डिपेंड करता होगा, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता होगा। जैसे कि फर्म का रिस्क कितना है, यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात हो ही गई, रिस्क कितना है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, गवर्नमेंट की इस सेक्टर में पॉलिसीज कैसी है जिस सेक्टर में ये फर्म काम कर रहा है, दूसरा ग्रोथ रेट कैसा है इंडस्ट्री का और सेक्टर का, ग्रोथ रेट कैसा है इंडस्ट्री का और सेक्टर का। ऐसा तो नहीं कि जिस सेक्टर में है वो बड़ा मैच्योर्ड सेक्टर है, अब ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रख के ये पी रेशियो तय होता है। आपको इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इसके बारे में थोड़ा इससे भी ज्यादा डिटेल में मैंने कहाँ पे पढ़ाई है, लिवरेज चैप्टर में ये बात पहली बार सीए इंटर में डिस्कस करते टाइम में पढ़ाता हूँ। सिंपल भाषा में समझो, मार्केट प्राइस कैसे निकल सकता है, ईपीएस इंटू पी रेशियो। चलो तीसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला है। अब देखो इक्विटी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बड़ा इसका है, रिटर्न ऑन इक्विटी ना, इक्विटी का इंटरप्रिटेशन को लेके अलग अलग अथर देखोगे ना, अलग अलग चीजें बोलते हैं। कुछ लोग लिखा होता है, कहीं पे आप देखोगे पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ, ज्यादा शॉर्टकट हो गया क्या, इनटू 100। ये फॉर्मूला क्या मान के हम एडॉप्ट करते हैं कि इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड की बात कर रहा है, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड प्रीफरेंस का भी बात हो रहा है। ठीक, क्योंकि दोनों ही शेयर होल्डर हैं। कहीं पे आप देखोगे लिखा होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100, यानी कि कमाई भी सिर्फ इक्विटी वालों का, ये इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर नहीं, पर्टिकुलरली इक्विटी का बात कर रहा है, और फंड भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड। नेटवर्थ में तो क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी जुड़ा होता है, वो नहीं लेना। आईसीआई को देखोगे तो वो ये अडॉप्ट करता है, पुराने ऑथर की बुक में देखोगे ये अडॉप्ट होता है। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि प्रीफरेंस वाला प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मर्जर इक्विजिशन में ज्यादातर देता नहीं, तो आपको ये लिखो या ये लिखो, आंसर तो सेम ही आना है। अच्छा, क्या सर इसका एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखना जरा, पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा, है ना, नेटवर्थ को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है, तो एक फॉर्मूला ये बना। इसी से अगला मैं पढ़ा दूं, बुक वैल्यू पर शेयर, ये हो जाएगा नेटवर्थ डिवाइड बाई, राइटिंग खराब हो गया मेरा, नेटवर्थ डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये क्या बताता है कि आज के डेट में जो बुक में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू है, उस प्राइस पे एसेट लायबिलिटी अगर सेटल्ड कर देते हैं तो पर शेयर कितना वैल्यू रियलाइज होगा। ठीक, ये करंट रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, बुक वैल्यू पे अगर सेटल हो जाते हैं एसेट लायबिलिटी, तो बुक में जो प्राइस है एसेट का, बुक में जो लायबिलिटी की वैल्यू है। नेक्स्ट,
एक और ले लो, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के बारे में हम सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं, याद करके बताओ फटाफट से। मैंने तो सीए इंटर में पढ़ाया है, गॉर्डन मॉडल पढ़ाते टाइम। ये कौन सी ग्रोथ रेट की बात कर रहा है? अर्निंग ग्रोथ रेट। अर्निंग ग्रोथ रेट, अर्निंग में क्या ग्रोथ रेट है किसी कंपनी का? ये होता है बी इंटू आरओई। सर बी क्या है? रिटेंशन रेशियो। आरओई क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्म अपने कैपिटल पे कितना कमाता है, ये है आरओई। ठीक, मजे की बात, रिटेंशन रेशियो देखते हैं लास्ट ईयर का, एंड आरओई देखते हैं दिस ईयर का। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो बच्चे, ये डेरिवेशन में सिखाया है। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं गॉर्डन मॉडल, उन्हें पता होगा ये बात कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना एडिशनल अर्निंग होगा, कितना ग्रोथ रेट रहेगा अर्निंग में, ये डिपेंड करता है पिछली बार कितना रिटेन किया था पैसा, और उसी को तो इन्वेस्ट करेंगे इस साल। तो इस साल का आरओई चाहिए ना, इस साल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर कितना रिटर्न कमाएंगे। जो रिटेंशन अमाउंट है, अगर ओरिजिनल कैपिटल की बात करोगे तो पिछली बार जितना कमाया था उतना ही इस बार भी कमाओगे, देयर इज नो ग्रोथ रेट इन अर्निंग। रिटेन करोगे, अगर पूरा पैसा डिविडेंड में ना बांट के रिटेन करोगे तभी अर्निंग में ग्रोथ रेट आएगा। ये सारी डेरिवेशन पढ़ा रखा है, अभी रिवीजन लेक्चर में कवर करना संभव नहीं है। चलो, सेकेंड पार्ट है एक्सचेंज रेशियो। इसी को स्वैप रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या होता है? मान लो ए एक्वायर कर लेता है बी को, तो पीसी एक तो शेयर में भी दे सकते हैं, दूसरा कैश में भी दे सकते हैं, तीसरा मिक्स। अगर कैश में दे रहा है तब तो ये बात ही नहीं है, शेयर में दे रहे हैं तो बी के एक शेयर के बदले ए अपना कितना शेयर देगा, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, पता है ए को बोलते हैं एक्वायरिंग कंपनी, खरीद रहा है नहीं है, जिसको खरीद रहा है इसको बोलते हैं टारगेट कंपनी। नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी फॉर वन शेयर या इच शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। ये बी के एक शेयर के बदले हम अपना कितना शेयर देंगे, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो। अच्छा मुझे बताओ, छोड़ो ये किताबी बात मैं नहीं समझाता। मान लो हम शेयर प्राइस को ध्यान में देते हैं जरा और समझने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज रेशियो। चलो यहां नहीं, नीचे ही कर लेते हैं। ये ए है, ये एक्वायर किया बी को, ए में 5 लाख शेयर्स है, बी का ऑलरेडी 4 लाख शेयर्स है, 4 लाख कर लो, 4 लाख शेयर्स है। मजे की बात देखना, बी का जो शेयर प्राइस है ना वो है 500, और ए का जो शेयर प्राइस है वो है 250 मार्केट प्राइस है। ठीक, ए का जो शेयर प्राइस है वो है 250, बी का 500। खुद आप बताना, इसके 4 लाख शेयर के बदले मुझे अपनी कितनी शेयर देनी पड़ेगी, मुझे अगर शेयर इश्यू करना हो तो। आप बोलोगे सर ध्यान से देखिए, मेरा 2 शेयर ना, मेरा तो 2 से 50 का ही शेयर का वैल्यू है। 2 शेयर मेरा 2 से 50 प्लस 2 से 50 5 से उसके एक शेयर के बराबर है। यानी कि मैं अपना 2 शेयर लेके आऊं ना तो उसके एक शेयर के बराबर होने वाला है, क्योंकि उसका तो 500 का शेयर है। ठीक, तो माई 2 शेयर इज इक्विवेलेंट टू हिज 1 शेयर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो। नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी फॉर 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। उसके एक शेयर के बदले मुझे कितना देना पड़ेगा, तो मेरा 2 देना पड़ेगा। काहे? क्योंकि मार्केट प्राइस को ध्यान दिया जाए तो उसका 500 का है, मेरा 2 से 50 का ही है, मैं 2 दूंगा ना तो 500 का होगा। ठीक, तो अगर मार्केट प्राइस को ध्यान में रखें तो एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, 500 डिवाइड बाई 250, दिस इज कॉल्ड 2।
एक्सचेंज रेशियो 2 आया सर, उसके एक शेयर के बदले मुझे अपना 2 देना पड़ेगा क्योंकि मेरा 2 से 50 का ही शेयर है। ये किसको ध्यान में रख के मैंने सिखाया अभी? मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के। क्या फॉर्मूला बना सर? बी जो कि टारगेट कंपनी है उसका ऊपर ले लेना है वैल्यू, और ए जो कि मैं हूं इसका नीचे ले लेना है एक्वायरिंग कंपनी का। यानी कि एक्सचेंज रेशियो जब भी हम निकालेंगे, एक्सचेंज रेशियो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देख के भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस को देख के मैंने निकाला, बुक वैल्यू हो सकता है, ईपीएस हो सकता है, पी रेशियो हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है सर? और भी हो सकता है, बैंकिंग वगैरह के केस में एनपीए भी होता है। किसी कंपनी में अगर हाई डेट कंपनी है दोनों, तो डेट इक्विटी रेशियो को भी प्रायोरिटी रख सकते हैं। जैसे मैंने मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के निकाला, कोई भी इंडिकेटर को ध्यान में रख के निकाल सकते हैं तरीका से। मैं वैल्यू सर पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव फैक्टर, निगेटिव फैक्टर। आपको लगेगा सर जो आप ये बना रहे हो फ्लो चार्ट टाइप का, ये हम कैसे कर सकते हैं? लिख के? क्या बच्चे लिखने का मन है तो ठीक, वरना स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो ना, वीडियो तो डाउनलोड कर ही सकते हो ना बार बार सुनने के लिए। चलो, पॉजिटिव फैक्टर का मतलब हायर द बेटर, ऐसी चीज को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हैं, हायर द बेटर, हायर द बेटर। जैसे कि मैंने आपको सिखाया मार्केट प्राइस जितना ज्यादा हो कंपनी का उतना बढ़िया है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल में मार्केट प्राइस हो सकता है ईपीएस हायर द बेटर, बुक वैल्यू पर शेयर हायर द बेटर, पी रेशियो हायर द बेटर, ठीक। ये सारे कौन से फैक्टर है? जितना ज्यादा हो कंपनी का उतना बढ़िया है, ठीक। इसमें कैसे निकालना मैंने सिखाया अभी, ऊपर ले लेना है टारगेट का, नीचे ले लेना है एक्वायरिंग कंपनी का, सिंपल समझाने के लिए बी बाई ए। निगेटिव फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि निगेटिव फैक्टर होते हैं लोअर द बेटर। ए कौन से फैक्टर है सर लोअर द बेटर? जैसे कि बच्चे डेट इक्विटी रेशियो, आप चाहोगे ना कि कंपनी में डेट कम हो इक्विटी के तुलना में, डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होना बढ़िया नहीं है, हाईली रिस्की कंपनी हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है कंपनी का, ठीक। लिवरेज होना अच्छी बात है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। दूसरा, बैंकिंग वगैरह के केस में एनपीए सुना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जितने कम हो उतना बढ़िया। जब बैंक एडवांस देता है, लोन देता है, तो कई लोन एनपीए हो जाते हैं, एनपीए कम होना बढ़िया है ना, लोअर द बेटर। अगर कोई ऐसी फैक्टर को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हैं दोनों का, जो कम हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए बाई बी। ए मतलब एक्वायरिंग कंपनी ऊपर लेना है और टारगेट कंपनी नीचे। ये तो वैल्यू ध्यान में रख के। सर, एक्सचेंज रेशियो के लिए डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर भी दे सकता है, एग्जाम्पल के रूप में 4 शेयर्स ऑफ ए फॉर ईच, फॉर ईच तो मत लिखो, ईच मतलब 1 हो गया, फॉर 5 शेयर्स ऑफ बी, बी के 5 शेयर के बदले ए अपना 4 शेयर देगा, तो ए बाई बी करेंगे, दैट इज 4/5, 0.8। समझ में आया क्या? तो ऐसे निकलता है एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर में भी दे सकता है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, एक्वायरिंग बाय टारगेट। एक्सचेंज रेशियो वैल्यू में भी दे सकता है। वैल्यू में वेटेज कैसे आता है? मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के पहले समझ लो, फिर उसके बाद आराम से लिख सकते हो। जितने भी पॉजिटिव फैक्टर है उसमें एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए बी बाई ए, टारगेट डिवाइड बाई एक्वायरिंग किया था, अभी समझा दिया था ऊपर। और जितने भी निगेटिव फैक्टर है उनको ध्यान में देखने के लिए जस्ट रिवर्स कर देना। एक्सचेंज रेशियो, इसमें एक दो पॉइंट याद करो। वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेशियो निकलवा सकता है। ये क्या हो गया सर? मान लो ये ए है, ये बी है,
मार्केट प्राइस दिया है 2040, ईपीएस दिया है 1015 एंड बुक वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू है 8 एंड 18। ठीक, कह रहा है कि हम एक्सचेंज रेशियो डिवाइड कर, एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे बेस्ड ऑन वेट, वेटेड एवरेज। और वेट क्या होगा, मार्केट प्राइस को हम वेट देते हैं 40%, ईपीएस को वेट देते हैं 30% और बुक वैल्यू पर शेयर को वेट देते हैं 30%। अब एक पर्टिकुलर को ध्यान में देख के नहीं निकालना, तीनों को ध्यान में देख के पहले एक्सचेंज रेशियो निकालना है, फिर वेटेड एवरेज कर देना है। अगर मैं स्वैप रेशियो निकालूं या एक्सचेंज रेशियो निकालूं, बताओ, मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के अभी सिखाया हूं, कैसे निकलेगा, बी डिवाइड बाई ए, टारगेट कंपनी डिवाइड बाई एक्वायरिंग कंपनी। ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव फैक्टर होते हैं उनमें कैसे सिखाया, टारगेट डिवाइड बाई एक्वायरिंग। हम मान के चलते हैं ये इसको एक्वायर कर रहा है, तो टारगेट कौन है, बी, एक्वायरिंग कौन है, ए। तो सर ये 40 डिवाइड बाई 20 2 टाइम्स आ गया, 15 डिवाइड बाई 10 1.5 टाइम्स आ गया, 18 डिवाइड बाई 8 मुझे नहीं पता, जरा करके बताओ फटाफट से, 2.25 टाइम्स आ गया। किसको मानना है एक्सचेंज रेशियो, किसी को नहीं, वेटेड एवरेज निकालना है। तो एक्सचेंज रेशियो निकलेगा 2 इंटू 0.4, 40% वेटेज देना है मार्केट प्राइस को। ईपीएस बताओ, 1.5 इंटू 0.3, 30%, और 2.25 इंटू 0.3 करके बताइए जरा, ये होगा एक्सचेंज रेशियो। ये आ गया 1.925। ये क्या बताता है, कितना शेयर देंगे, किसका, ए का, फॉर इच शेयर ऑफ बी। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर भी दे रखा है आपको, कितना, इसमें है 1 लाख और इसमें है 50,000। ठीक, पूछा क्या है, एक नंबर, एक्सचेंज रेशियो के बाद कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड निकालना हो, कितना इश्यू करना पड़ेगा। सर बी के एक शेयर के बदले इतना देना है, बी के पास 50,000 शेयर है, तो बी का शेयर 50,000 इंटू 1.925 कितना आएगा, 96,250। शेयर्स आफ्टर मर्जर बोले तो वेरी सिंपल सर, ए ने बी को एक्वायर किया, ए के पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर थे, लिख लो 1 लाख शेयर्स थे, प्लस बी को एक्वायर किया तो शेयर इश्यू किया नया, कितना, 96,250, 96,250, 1,96,250। यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि शेयर आफ्टर मर्जर अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, शेयर ए का प्लस शेयर बी का इंटू एक्सचेंज रेशियो। यही है ना, बी का शेयर इंटू एक्सचेंज रेशियो किया था तो ऐसे आया था, आर से डिनोट करते हैं, याद रहेगा। हमने क्या क्या सीखा, एक्सचेंज रेशियो निकालना, वेटेड एवरेज पूछा तो, पोस्ट मर्जर अगर शेयर हमें निकालने को बोला तो ऐसे निकालेंगे। एक और चीज पूछ सकता है, थर्ड नंबर, परसेंटेज होल्डिंग पोस्ट मर्जर। मर्जर के बाद ए और बी का कंबाइंड फॉर्म में कितना होल्डिंग रहेगा, बताओ। परसेंटेज शेयर अगर मैं ए का देखूं, देखो ए के पास 1 लाख शेयर है, टोटल कंबाइंड शेयर कितने हैं, उसको एक्वायर किया तो 96,250 दिया, तो टोटल शेयर तो इतने हो गए।
1,96,250 इंटू 100 कितना आएगा? 50.96%। ठीक, परसेंटेज शेयर बी का अगर निकालने को बोले तो दो तरीका है। 100% होगा टोटल शेयर, जिसमें से इतना ए का है तो बी की होल्डिंग आ जाएगी 49.04%। कैसे निकाला हमने सर? ए का शेयर डिवाइड बाई कंबाइंड शेयर इंटू 100, और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक और चीज पूछ सकता है एक्सचेंज रेशियो से रिलेटेड, एक्सचेंज प्रीमियम। एक्सचेंज प्रीमियम, मान लो ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। मेरा जो मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपया, इसका मार्केट प्राइस है 70 रुपया। मार्केट प्राइस के बेसिस में अगर एक्सचेंज रेशियो निकालना हो 70 डिवाइड बाई 100 0.7। लेकिन अभी मार्केट प्राइस 70 है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज हमने इसका प्राइस मान लिया 80 है, एग्जैक्ट 70, पर शेयर इश्यू करने के लिए, एक्सचेंज रेशियो के लिए हमने इसका प्राइस मान लिया 80, 10 रुपया प्रीमियम दे दिया है कंसीडरेशन में। बताओ ये जो 10 रुपया है यही ना एक्सचेंज प्रीमियम है जो हम उसको दे रहे हैं। परसेंटेज पूछे तो वेरी सिंपल, परसेंटेज एक्सचेंज प्रीमियम नहीं निकाल पाओगे। 70 रुपया का शेयर था, 10 रुपया प्रीमियम दे दिया एक्सचेंज रेशियो निकालते टाइम। 80 माइनस 70, 10 रुपया प्रीमियम डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस कितना था 70 इंटू 100। बताओ 10 डिवाइड बाई 70, 14.29% एक्सचेंज प्रीमियम। चलो पांचवा चीज, थोड़ा अब एक और टॉपिक के बारे में समझते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है यानी कि करेंट मार्केट प्राइस फर्म की इक्विटी की कितनी है, करेंट मार्केट वैल्यू। ये निकलेगा सिंपल, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इतने शेयर्स है और ये मार्केट प्राइस है, तो टोटल शेयर के मार्केट वैल्यू आ गए। दिस इज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ फर्म इक्विटी। ठीक, तो इसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक होल्डिंग, लिखो होल्डिंग, और दूसरा, हाँ लिखो फटाफट से, एक तो स्ट्रेटेजिक होल्डिंग और दूसरा फ्री फ्लोट होल्डिंग। ये क्या होता है? फ्री फ्लोट होल्डिंग का मतलब वो शेयर्स जो फ्रीली ट्रेड होते हैं मार्केट में, फ्रीली ट्रेडेड इन मार्केट। उन शेयर का मार्केट कैप सर जो फ्रीली ट्रेड होते हैं मार्केट में। क्या सर सारे शेयर फ्रीली ट्रेड नहीं होते? नहीं, जो पब्लिक के पास शेयर है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास शेयर है, जैसे बैंक इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है कंपनी में, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास शेयर है, जिनका नेटवर्थ ज्यादा है, हम पढ़ेंगे एचएनआई के बारे में बाद में थ्योरेटिकल लेक्चर में। इनके पास जो शेयर होते हैं ये खरीद बेच करते रहते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक होल्डिंग में क्या आते हैं, जैसे कि प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है, आपको क्या लगता है प्रमोटर खरीद बेच करते हैं? नहीं, प्रमोटर ने तो कंपनी स्टार्ट किया है, उनके पास जो शेयर बचा हुआ है वो शेयर वो रखे होते हैं। कंपनी को इतना मेहनत करके ग्रो कर रहे हैं, तो अपनी शेयर का ट्रेडिंग करने के लिए ले रखा है उसमें? नहीं, दे आर द ट्रू इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। कई बार स्ट्रेटेजिक होल्डिंग में गवर्नमेंट की भी होल्डिंग आती है,
ऐसे कैसे? आपने सुना होगा जैसे वोडाफोन आइडिया अपनी ड्यूज नहीं पे कर पा रही तो गवर्नमेंट बदले में उनमें स्टिक ले ली ड्यूज के बदले में। ठीक, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट किसी कंपनी में अगर शेयर होल्ड करती है तो दिन रात बैठ के ट्रेड बाई सेल करती होगी? नहीं, तो वो भी स्ट्रेटेजिक होल्डिंग है। यानी कि स्ट्रेटेजिक होल्डिंग में वो होल्डिंग होते हैं जो फ्रीली ट्रेड नहीं होते, तो उन शेयर की मार्केट कैप हो गया। कई बार इस सब को भी इसमें कवर कर लेते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनको जो शेयर्स मिलते हैं, जैसे सुंदर पिचाई है, उनको गूगल का सिर्फ पेमेंट नहीं मिलता है एज अ सीईओ, साथ में शेयर्स भी मिलता है गूगल की सीईओ रहने के लिए। तो जो शेयर्स है आपको क्या लगता है वो खरीद बेच करते होंगे कि गूगल का प्राइस ऊपर गया है थोड़ा सा खरीद लेता हूँ, बेच देता हूँ, जब नीचे गिरेगा बाई कर लूंगा? नहीं, ये आम पब्लिक करती है। उन्हें पता है कि वो कंपनी चला रहे, कंपनी को ग्रो करेंगे, उनमें उनका स्टेक है तो वो रखते हैं। ये कुछ एग्जांपल हो गए स्ट्रेटेजिक होल्डिंग का। ठीक है, अगर आपको बोलेगा प्रोमोटर्स होल्डिंग निकालो आफ्टर मर्जर, तो कैसे निकालोगे? ये देखो, शेयर्स ले लोगे ए के प्रमोटर का, ए लिमिटेड जो है, प्लस शेयर्स ले लोगे बी के प्रमोटर का। अब बी के जो प्रमोटर है उनके शेयर के बदले एक्सचेंज रेशियो इनटू करनी पड़ेगी, तब आएगा नए फॉर्म के में कितना शेयर उनको मिला। ये टोटल प्रमोटर के शेयर हो गए, डिवाइड कर दोगे कंबाइंड शेयर से, कंबाइंड शेयर से, और इंटू कर दोगे 100, तो ये आ गया प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर मर्जर। जो कंबाइंड फॉर्म है, मर्ज फॉर्म है, उसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग, ये ए के प्रमोटर के शेयर, बी के प्रमोटर को शेयर को नंबर ऑफ शेयर इनटू एक्सचेंज रेशियो करेंगे तो कितना शेयर इश्यू हुआ था प्रमोटर को आ जाएगा, टोटल प्रमोटर शेयर डिवाइड बाय टोटल कंबाइंड शेयर इनटू 100। अच्छा, फ्री फ्लोट होल्डिंग पूछे तो, फ्री फ्लोट होल्डिंग पूछे तो सिंपल सर, 100% माइनस कंपनी के टोटल शेयर में से प्रोमोटर्स का शेयर हटा दो, प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो आ जाएगा फ्री फ्लोट होल्डिंग। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का देखना नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, बी लिमिटेड का है 50,000। ठीक, प्रोमोटर्स कितने हैं? 40%, इसमें है 60% प्रोमोटर्स होल्डिंग। एक्सचेंज रेशियो, मार्केट प्राइस ले लो, इसका है 40, इसका है 20। एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है जी, बताओ, हमें पूछा है पोस्ट मर्जर यानी कि मर्जर होने के बाद प्रमोटर्स होल्डिंग निकालो। ये देखो, सबसे पहले एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे। कैसे निकलता है अभी समझाया था, अगर ए एक्वायर करता है बी को तो एक्सचेंज रेशियो निकलता है बी डिवाइड बाई ए, पॉजिटिव फैक्टर है 0.5। कंबाइंड शेयर पूछे तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आफ्टर मर्जर? सर, ए कंपनी के पास ऑलरेडी इतना शेयर था, प्लस बी को कितना इश्यू करना पड़ेगा 50,000 शेयर इंटू आर स्वाइप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, तो 1,25,000 शेयर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज प्रोमोटर्स होल्डिंग बोलो। ये देखना, ए का प्रमोटर के पास कितना शेयर है 40%, 40,000
बी का कितना है 60%, सर 50,000 का 60% इतना शेयर, लेकिन बी के जो प्रमोटर है उनको कितना नए कंपनी का शेयर मिलेगा अपने ये 30,000 शेयर के बदले, इनटू ये करना पड़ेगा ना 0.5 एक्सचेंज रेशियो, डिवाइड बाई कंबाइंड शेयर 1,25,000 इंटू 100। चलो बताओ, यह 44%। ठीक, मुझसे अगर पूछे दूसरा आफ्टर मर्जर फ्री फ्लोट होल्डिंग, तो कोई मुश्किल है क्या बताना? सर बिल्कुल नहीं। 100% टोटल शेयर में से 44%, 44% प्रमोटर्स के पास है, तो घटा दोगे तो 56% फ्री फ्लोट होल्डिंग है, यानी कि आम ट्रेडिंग करने के लिए शेयर है जो आम पब्लिक के पास या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होगा। चलो, तो अभी तक मैं क्या समझा रहा था आपको, देखो ध्यान से। इस रिवीजन लेक्चर में मैंने थोड़ा बेसिक पढ़ाया आपको, फिर बेसिक रेशियोज पढ़ाए, एक्सचेंज रेशियो के बारे में पढ़ाया। अब हम आ जाते हैं कंबाइंड फर्म कैलकुलेशन पे। हमारा जो थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन है, इसको बोलते हैं पोस्ट मर्जर कैलकुलेशन या फिर कंबाइंड फॉर्म कैलकुलेशन। ठीक, जो बच्चे सिनर्जी हमने पढ़ा था, ये सिनर्जी सॉरी, ये सिनर्जी प्रॉफिट में भी हो सकता है, ये सिनर्जी वैल्यू में भी हो सकता है। ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था वो टोटल वैल्यू में दिया था। प्रॉफिट का मतलब क्या है? ए का प्रॉफिट सर मान लीजिए 50 लाख है, बी का 30 लाख है, 80 लाख। जब कंबाइंड हो जाएंगे, ए बी को एक्वायर कर लेगा तो प्रॉफिट 80 लाख नहीं 90 लाख हो जाएगा, 10 लाख इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रॉफिट इंक्रीज क्या है? ये भी एक सिनर्जी है, पर इसको बोलते हैं सिनर्जी इन प्रॉफिट, यानी कि एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी होगा, यानी कि एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। ये क्या है? एग्जांपल में देखो, ए लिमिटेड का प्रॉफिट है 50 लाख, बी लिमिटेड का प्रॉफिट है 30 लाख, पर जो ए बी लिमिटेड है इसका प्रॉफिट है 50 प्लस 30 80 नहीं 90 लाख, एडिशनल 10 लाख। ये क्या है? प्रॉफिट में सिनर्जी, यानी कि एक कंपनी दूसरे को जब एक्वायर करती है तो एडिशनल प्रॉफिट जो जनरेट होता है ये है। एक होता है सिनर्जी वैल्यू में, यानी कि ए लिमिटेड की वैल्यू है, प्रॉफिट नहीं टोटल कंपनी की वैल्यू बात कर रहा हूं 50 करोड़। बी लिमिटेड की वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू प्रॉफिट नहीं टोटल कंपनी की वैल्यू की बात कर रहा हूं 100 करोड़, या छोटा रकम ले लो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो वैल्यूएशन भी कम होगा ना, 20 करोड़। और ए बी लिमिटेड है, इसकी टोटल वैल्यू है 50 प्लस 20 70 नहीं 80 करोड़। ये क्या है? एडिशनल वैल्यू क्या है ये? सर एडिशनल ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वैल्यू है। सर ये एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कंपनी की वैल्यू है। तो सिनर्जी ना प्रॉफिटेबिलिटी में भी हो सकता है, वैल्यू में भी हो सकता है। अच्छा बताओ, एग्जाम में दे दिया कि सिनर्जी 30 लाख है, बताया ही नहीं प्रॉफिट में इंक्रीज 30 लाख बोल रहा है कि टोटल वैल्यू में इंक्रीज। हम हमेशा एज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कि सिनर्जी प्रॉफिटेबिलिटी में है। लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल तो ये है कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अगर सिनर्जी बोल दिया 30 लाख बोला ही नहीं, हाँ पर मंथ बोले तो हमें समझना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है। सिनर्जी अगर इन टोटालिटी में बोले तो हमें समझना चाहिए वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अगर कुछ ना बोले तो हम मान लेते सिनर्जी प्रॉफिटेबिलिटी का है।
ठीक है, अब आ जाओ जरा, मान लेते हैं ए लिमिटेड है और ये रहा बी लिमिटेड है, ये इसको एक्वायर कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक, ए लिमिटेड का ईपीएस है 2 रुपीज या 4 रुपीज ले लो, इसका 3 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर है इसका 1 लाख, इसका 50,000। ठीक, अच्छा पी रेशियो है 12, इसका 10। ठीक, अब मुझे बताना, अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना हो, जो कि मुझे पता है ईपीएस इंटू पी रेशियो होता है, तो कैसे आएगा, ईपीएस इंटू पी रेशियो 48, इसका 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 30, एक नंबर। दूसरा, अगर मुझे कंपनी का पैट निकालना हो तो बताओ, ईपीएस ये पर शेयर अर्निंग है इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो 4 लाख प्रॉफिट। सिमिलरली इसका प्रॉफिट निकालना हो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 प्रॉफिट। ठीक, अब देखो दे रखा है आपको डिटेल, एक्सचेंज रेशियो जो होगा ये है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी होगी मर्जर हुआ तो, जिसको मैं सिनर्जी का नाम दे रहा हूं 2 लाख का। ठीक, कंप्यूट पोस्ट मर्जर, मर्जर होने के बाद बताइए ईपीएस कितना आएगा, मार्केट प्राइस कितना होगा, और थर्ड बताइए एक्रीशन और डाइल्यूजन। ठीक, आपको एक्सचेंज रेशियो बोला है मार्केट प्राइस के बेसिस पे लेना है, एडिशनल प्रॉफिट क्रिएट होगा 2 लाख, ये क्या है सिनर्जी में प्रॉफिट। फिर पूछा है मर्जर हो गया तो उसके बाद का ईपीएस बताओ, मार्केट प्राइस बताओ, और एक्रीशन और डिल्यूजन ऑफ मार्केट प्राइस बताओ। यानी कि दोनों कंपनी के लिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के लिए, मर्जर होने के बाद मार्केट प्राइस कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है ये बता के बताओ। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस, सिंपल भाषा में बोलूं तो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस। अब देखो खुद सोच के देखना, समरी हम बाद में बनाएंगे, पहले एक नंबर एक्सचेंज रेशियो अगर मुझे निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालना है। ये रहा सर मार्केट प्राइस, क्या होगा बी लिमिटेड डिवाइड बाई ए लिमिटेड, सर 0.625। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करना पड़ेगा, बी के एक शेयर के बदले इतना है, तो टोटल शेयर कितना, बी का 50,000 शेयर है इंटू 0.625, 31,250 आया, ये रहा ना। ठीक, चलो अब शेयर्स अगर मुझे बताना हो पोस्ट मर्जर कितने हो गए टोटल, इसी को बोलते हैं कंबाइंड शेयर। तो सर ए लिमिटेड के पास खुद का 1 लाख शेयर था, बी को एक्वायर किया तो इतना और शेयर इश्यू किया है, तो टोटल शेयर तो ये हो गए। सर अगर कैश डील होता तो, किसी को एक्वायर कर रहे हैं बदले में कैश दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू नहीं होंगे, है ना, सिंपल सी बात। ये रहा थर्ड, पोस्ट मर्जर प्रॉफिट। अगर हमने
उसको एक्वायर कर लिया बी लिमिटेड को, तो एक्विजिशन के बाद क्या प्रॉफिट होगा? सिंपल, ए अपना कमा रहा था 4 लाख, बी को एक्वायर किया तो ये भी कमाई ऐड हो जाएगा, प्लस दोनों के एक्विजिशन की वजह से ए बी को एक्वायर करा, इतना एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख 7,50,000। अच्छा, चौथे नंबर में ईपीएस निकालना हो पोस्ट मर्जर तो आफ्टर मर्जर, तो ये रहा प्रॉफिट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय कंबाइंड शेयर। मर्जर के बाद टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? बताओ भाई, 5 पॉइंट, देखो पॉइंट में आ रहा है 2 डिजिट ले लेंगे, मैक्सिमम 3 डिजिट, वैसे 2 डिजिट में हम ईपीएस को लिखते हैं। चौथा, मार्केट प्राइस निकालना हो पोस्ट मर्जर तो मर्जर के बाद, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं पोस्ट, आप पूरा लिख लेना पोस्ट मर्जर। मर्जर के बाद मार्केट प्राइस निकालना हो तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, मार्केट प्राइस होता है ईपीएस जो कि आपको पोस्ट मर्जर लेना है इनटू पी रेशियो। अब कंबाइंड फॉर्म का पी रेशियो तो पता नहीं है, ईपीएस 5.71, कंबाइंड फॉर्म का पी रेशियो तो पता नहीं है। देखना जरा, जब ए बी को एक्वायर कर लेगा तो क्या पी रेशियो होगा? ए का अपना पी रेशियो है 12, बी को एक्वायर करने के बाद का पी रेशियो नहीं दिया है। क्या चेंज होता है? बिल्कुल होता है। पी कैन इंक्रीज और डिक्रीज। मार्केट कैसे ऑब्जर्व कर रही है इस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। पी रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ना दे तो हम मानते हैं कि ए का जो पी रेशियो है ये कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड, जितना अभी है उतना ही रहेगा एक्विजिशन के बाद भी। सर ए ने बी को एक्वायर किया, क्या एक्विजिशन के बाद पी रेशियो चेंज हो सकते हैं? डेफिनेटली, क्वेश्चन जो बोलेगा वो यूज करता मैं, नहीं दिया तो मानेंगे वही रहेगा, तो वही रहेगा। तो देखो एक्विजिशन के बाद ये रहा पी 5.71 इंटू 12, ये आ गया 68.52। अब बताओ छठे में एक्रीशन या डाइल्यूजन पूछा है दोनों के लिए, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। देखना मार्केट प्राइस पे पूछा है ना इफेक्ट, यानी कि मार्केट प्राइस में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा? बताओ, मार्केट प्राइस हमें पोस्ट लिखना है, ए लिमिटेड बी को एक्वायर कर रहा है तो एक्विजिशन के बाद जो शेयर है वही होगा ए लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस 68.52, लेकिन बी लिमिटेड के लिए उतना नहीं होगा। पूछो क्यों? सर क्योंकि इसके एक शेयर के बदले बी को एक शेयर थोड़ी ना मिला है, एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से मिला है, तो शेयर प्राइस भी उतना ही होगा 68.52 इंटू एक्सचेंज रेशियो, जो कि कितना निकाले थे बताओ? 0.625, 0.625, क्योंकि एक शेयर के बदले इतना ही शेयर मिला है। 42.825। मार्केट प्राइस प्री पहले कितना था? इसका तो आई थिंक 40 था और इसका 48 था और इसका 30 था, एक बार तब भी देख लो, 48 एंड 30। चलो तो ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा इफेक्ट 12.825 20.52 एक्रीशन हुआ है, यानी कि दोनों का मर्जर होने के बाद मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा? दोनों का मार्केट प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ? इसके लिए ये क्या है? इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस है। इसको एक शेयर तो मिले नहीं है कि इतना ले लोगे मार्केट प्राइस, इसको किला मिला है एक शेयर के बदले 0.625 शेयर्स, इस वजह से हमने इक्विवेलेंट निकाला। इसके पुराने एक शेयर जो थे उसका कितना वैल्यू हो गया है? इतना। अच्छा बताओ, दोनों के लिए एक्रीशन क्यों आया? दोनों का मार्केट शेयर प्राइस पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों आया है, इंक्रीज क्यों आया? बड़ी सिंपल सी रीजन थी, क्योंकि सर
जो मर्जर है ना उसकी वजह से एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट हो रही थी। मर्जर की वजह से मार्केट प्राइस पे पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आया क्योंकि एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो रहा था। ठीक, और ए के हिस्से में तो आना ही था, बी के हिस्से में भी क्यों आया, क्योंकि बी को भी ठीक एक्सचेंज रेशियो मिला है, और अगर और कम एक्सचेंज रेशियो मिलता तो हो सकता है ना भी मिलता, हो सकता है बी के हिस्से में एक्रीशन नहीं भी आता, कम हुआ होता, लेकिन उसको एक्सचेंज रेशियो सही मिला है अपने शेयर के बदले। चलो, तो अब जरा इसकी समरी बना दूं मैं, हमने कैसे किया। हमने निकाला ईपीएस, अगर पोस्ट निकालना हो तो पहले तो प्रॉफिट ले लो। सर प्रॉफिट अगर हमें कंबाइंड फर्म का एबी का निकालना हो तो मैं शॉर्टकट में एबी लिख रहा हूँ, कंबाइंड फर्म समझ जाना। प्रॉफिट ऑफ ए, पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी, प्लस पैट में अगर कोई सिनर्जी है तो सिनर्जी इन पैट। सर ईपीएस अगर मुझे पोस्ट निकालना हो एबी का तो एबी का मतलब ये आफ्टर मर्जर आफ्टर इक्विजिशन। सर प्रॉफिट ले लूंगा एबी का डिवाइड बाय कंबाइंड शेयर। कंबाइंड शेयर मतलब टोटल शेयर। अच्छा कंबाइंड शेयर सर कैसे निकलता है, कंबाइंड शेयर निकलता है शेयर ऑफ ए, इतना तो था ही, प्लस बी को एक्वायर किया तो नया शेयर इश्यू किया होगा, कितना, शेयर ऑफ बी इंटू एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, मार्केट प्राइस एबी कंपनी का यानी कि पोस्ट इक्विजिशन, ईपीएस ले लेंगे सर, पोस्ट यानी कि एबी का मतलब ये पोस्ट मर्जर, इंटू पी रेशियो, ये भी हमें चाहिए पोस्ट मर्जर। ये कैसे होगा सर, ताकि गिवन होगा या ना गिवन हो तो हम मान लेते हैं ए लिमिटेड का जो कि एक्वायरिंग कंपनी है, कि उसका पी कंटिन्यू रहेगा आफ्टर इक्विजिशन बी ड्यू टू बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट। ओके सर, मार्केट प्राइस अगर मुझे निकालना हो ए लिमिटेड का आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद ए का प्राइस कितना हो जाएगा, ए ही ने तो एक्वायर किया है बी का, तो ए बी का जो प्राइस है, तो मार्केट प्राइस ए बी कंपनी यानी कि पोस्ट मर्जर, मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, बी लिमिटेड का बताओ, बी लिमिटेड का नॉर्मल शेयर प्राइस ले लीजिए सर, इनटू एक्सचेंज रेशियो से इनटू कर दो तो इक्विवेलेंट प्राइस आ जाएगा, देखो यहाँ पे। और एक्रीशन या डाइल्यूजन पूछ सकता है, ये मार्केट प्राइस का भी हो सकता है, ईपीएस का भी हो सकता है। ईपीएस का हो तो कैसे, जिसका भी पूछे मार्केट प्राइस या ईपीएस, क्या करना है, पोस्ट मर्जर लेना है और घटा देना है मार्केट प्राइस या ईपीएस प्री मर्जर। पता है आपको, जैसे हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस का निकाला था, ईपीएस का भी अगर निकालेंगे तो सेम ही आएगा। पोस्ट मर्जर जो ईपीएस है वो एक कंपनी का, वो एबी कंपनी जो कंबाइंड फॉर्म है उसका है। अगर कंपनी बी जो है टारगेट कंपनी, उसका बोले आफ्टर मर्जर ईपीएस बताओ, तो प्री मर्जर ईपीएस इंटू आर कर दोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ईपीएस का निकालना हो, चलो कोई नहीं, समझा दिया ना, आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ये था। चलो एक और चीज लिख लो, मार्केट वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म, कंबाइंड फर्म मतलब एबी, ये कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस ऑफ एबी, एबी का मार्केट प्राइस ये देखो निकाल रखा है ना, मर्जर होने के बाद प्राइस क्या आएगा, इनटू कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर, कंबाइंड शेयर्स। चलो एक और चीज लिख लो, नोट,
इफ सिनर्जी इन, अगर प्रॉफिट में सिनर्जी नहीं हुआ, मान लो वैल्यू ऑफ फॉर्म में सिनर्जी हुआ, सिनर्जी का वैल्यू दिया है, बोला ये प्रॉफिट का इंक्रीज नहीं है, टोटल वैल्यू का इंक्रीज है, सिनर्जी इन वैल्यू ऑफ फॉर्म, टोटल फॉर्म के वैल्यू में, तो वैल्यू ऑफ ए बी जो कंबाइंड फॉर्म है, या कंबाइंड फॉर्म बोल दूं, कंबाइंड फॉर्म के वैल्यू, किसी बच्चे का आ रहा है, 2 मिनट में लेते हैं कॉल। कंबाइंड फॉर्म की वैल्यू फिर कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी इन वैल्यू। सर अगर सिनर्जी वैल्यू में दिया हो तो दोनों कंपनी की वैल्यू निकाल के सिनर्जी वैल्यू में जोड़ दो। सिनर्जी प्रॉफिट में दिया हो तो पहले पोस्ट प्रॉफिट निकालो, फिर ईपीएस निकालो, फिर मार्केट प्राइस निकालो, उस मार्केट प्राइस को कंबाइंड शेयर से इंटू करो तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म आएगा। याद रहेगा क्या? ठीक, चल अभी इससे आगे भी कहानी है, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर इसकी आगे की कहानी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। आइए, ये इंस्टीट्यूट की बुक की क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी टॉपिक पे आईसीआई की बुक में अच्छे क्वेश्चन है तो वहीं से करें, किसी टॉपिक में आईसीआई की बुक में क्वेश्चन ही नहीं है तो उस केस में मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको रेफर कराऊंगा, डोंट वरी। जो आईसीआई की बुक की क्वेश्चन है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। जैसे आईसीआई की बुक का पहला इलस्ट्रेशन है तो आपके पास भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो सीए फाइनल में पढ़ रहा है या फिर सीएमए में पढ़ रहा है और उसके पास मटेरियल ना हो। ठीक, मान लो कि किसी कारण बस कोई क्वेश्चन में यूनिक दिखा रहा हूं जिसके पास आपके पास मटेरियल नहीं है, ठीक, तो आप कोशिश करना कि उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं रेफरेंस के लिए बता दूंगा वो क्वेश्चन आरटीपी का है, एमटीपी का है, किस अटेम्प्ट का है, लेकिन आप अब देखो जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनमें आपको खुद भी रेफरेंस दिख जाएगा। एक बार रेफरेंस के लिए दिखा दूंगा, लेकिन किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए कि वो क्वेश्चन मेरे पास हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन तो फुल फ्लेज में दिखा ही रहा हूं। चलो ध्यान से पढ़ो जरा। X Limited is contemplating purchase of Y Limited. X Limited has 3 लाख शेयर, मार्केट प्राइस है 30, Y लिमिटेड के पास 2 लाख शेयर है, मार्केट प्राइस है 20, ईपीएस दे रखा है दोनों का, X लिमिटेड का 4, Y लिमिटेड का 2.25। मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा यहाँ X लिमिटेड Y को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनी आर डिस्कसिंग 2 अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर। एक्सचेंज के लिए 2 प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं। पहला, इन प्रोपोर्शन टू रिलेटिव ईपीएस ऑफ द कंपनी, यानी कि फर्स्ट क्या है कि दोनों कंपनी का अर्निंग को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करेंगे। अर्निंग एक पॉजिटिव फैक्टर है, कैसे निकालेंगे, y का ईपीएस डिवाइड बाय x का ईपीएस। y क्या है यहाँ पे, टारगेट कंपनी है जैसे मैं ए बी का एग्जांपल दिया था, या एक्स वाई हो गया। दूसरा, अच्छा इस हिसाब से निकालने जाए तो बड़ा सिंपल है, y का ईपीएस 2.25, x का ईपीएस 4। सर ये आ रहा है 0.5625। सेकेंड, 2.5 शेयर ऑफ x फॉर 1 शेयर ऑफ y। y के एक शेयर के बदले हम कितना x का दे रहे हैं, ये सीधा दे दिया तो 0.5 डिवाइड बाई 1 0.5 ही होगा। ये सेकेंड एक्सचेंज रेशियो। पूछ रहा है कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद ईपीएस बताइए कैसे निकलता है। पोस्ट मर्जर प्रॉफिट ले लेंगे, मर्जर के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी प्लस कोई सिनर्जी है प्रॉफिट में तो। दूसरा, कंबाइंड शेयर निकाल लेंगे, शेयर ऑफ एक्स प्लस शेयर ऑफ वाई इनटू आर, तो कंबाइंड शेयर आ जाएगा। पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना हो तो पोस्ट मर्जर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंबाइंड शेयर, तो ये आ गया। अब 2 एक्सचेंज रेशियो है तो 2 बार करना पड़ेगा। सो इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर ऑफ 2 कंपनी अंडर बोथ कंडीशन। इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस का मतलब क्या हुआ, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये बताना है, एक्रीशन या डाइल्यूजन, ठीक है। जब वाई लिमिटेड का निकालेंगे तो पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू आर करना नहीं भूलेंगे, इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा। चलो कहानी पूरा समझा दिया ऑलरेडी क्वेश्चन करा हुआ है तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, फटाफट आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए ये सारा डिटेल दे रखा था
ऑप्शन 1 में एक्सचेंज रेशियो क्या है, ईपीएस के बेसिस पे निकाल दिया। फिर तो पोस्ट नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करना पड़ेगा, आ गया बी को। कंबाइंड शेयर ये रहा, ईपीएस ये रहा 4। ठीक ये देखिए सेकंड। अच्छा इसी में ये तो ए बी का ईपीएस आया है, पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो एक जो ये एक्स वाई लिख लेना, मैंने ए बी लिख दिया है, एक्स वाई का। तो एक्स का तो ईपीएस ये, वाई का इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, दिस इनटू एक्सचेंज रेशियो 4 इंटू 0.5625। तो ये कितना आएगा 2.25। तो 2.25 सर ये तो पुराना ही ईपीएस के बराबर आ गया। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट लिख लो जरा, आओ फटाफट से। नोट, इफ क्वेश्चन आस्क टू मेंटेन ईपीएस आफ्टर मर्जर, अगर क्वेश्चन बोल दे कि मर्जर होने के बाद भी दोनों कंपनी का ईपीएस सेम ही रहे, इट मींस प्री मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर ईपीएस कह रहा है। अगर क्वेश्चन बोले कि ऐसा एक्सचेंज रेशियो रखो कि ईपीएस सेम रहे, पहले जितना था प्री मर्जर पोस्ट मर्जर भी उतना ही हो, तो एक्सचेंज रेशियो पता है कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन ईपीएस। ईपीएस को अगर ध्यान में रख के ईपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो रखोगे ना, तो पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर ईपीएस सेम ही आएगा। जिस भी चीज को मेंटेन करना है ना मर्जर के बाद, उसको ध्यान में रख के एक्सचेंज रेशियो सेट कर लो। यहाँ एग्जांपल में देखो, हमने ईपीएस को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेशियो निकाला, तो आफ्टर मर्जर भी देखो एक्स का और वाई का एक्सचेंज रेशियो सेम आया है, ईपीएस सेम आया है। क्यों? क्योंकि सर ईपीएस को अगर बेस बना के एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे तो प्री और पोस्ट मर्जर ईपीएस सेम आएगा। सिमिलरली पी, अगर पी को बेस मान के एक्सचेंज रेशियो निकाला तो पोस्ट मर्जर पी जब निकालेंगे ना ए बी का सेम आएगा। सिमिलरली मान लो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को अगर एक्सचेंज रेशियो के लिए बेस मानते हैं तो प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर ए और बी दोनों का सेम आएगा। जिस भी चीज को मेंटेन करना है उसी को बेस बना के एक्सचेंज रेशियो निकाल लो, ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा। अब देखो यहाँ तो प्री और पोस्ट ईपीएस सेम ही है, तो कोई एक्रीशन डाइल्यूजन नहीं है। सेकेंड है, एक्सचेंज रेशियो आपको दे रखा है नंबर ऑफ शेयर में, ठीक, नंबर ऑफ शेयर में दिया है। फिर बताओ 0.5, तो इतना शेयर इश्यू करना पड़ेगा। टोटल कंबाइंड शेयर ये, आफ्टर मर्जर ईपीएस ये जो आफ्टर मर्जर ईपीएस होता है ये तो किसका है, एक्वायरिंग कंपनी का है, ए लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड का है। वाई का करना हो तो दिस इंटू आर, एक्सचेंज रेशियो तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये रहा। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस में से प्री मर्जर घटाओगे तो एक्रीशन या डाइल्यूजन आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे ये रिवीजन लेक्चर है, मैं बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। यही अगर रेगुलर लेक्चर होता मेरा या फास्ट टैग, तो हम किसी और मोड में किसी और तरीके से पढ़ रहे होते। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन, ए लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड। ए बी को एक्वायर कर रहा है, कौन किसको कर रहा है सर, ए बी को एक्वायर कर रहा है। ठीक है, आफ्टर अर्निंग, आफ्टर टैक्स अर्निंग दिया है पैट, नंबर ऑफ शेयर दिया है, मार्केट प्राइस दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो अब बताओ पैट दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो आप ईपीएस निकाल लोगे। अच्छा मार्केट प्राइस और ईपीएस पता हो, अगर जरूरत पड़े तो पी रेशियो निकाल लूंगा। कैसे, ईपीएस इंटू पी रेशियो, अगर मार्केट प्राइस होता है तो पी रेशियो निकल जाएगा, मार्केट प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। ठीक, पूछा क्या है, इफ मर्जर गो थ्रू एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, मर्जर कैश में हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रहे हैं। और एक्सचेंज रेशियो कैसे होनी चाहिए, करेंट मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के, मार्केट प्राइस को बेस में रख के एक्सचेंज रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो फटाफट से, सर मार्केट प्राइस ऑफ बी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ ए। आपने बोला था कोई भी पॉजिटिव फैक्टर, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, पी रेशियो, इन सबको ध्यान में रख के अगर निकालना हो तो टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग कंपनी। ठीक, 60 डिवाइड बाई 75, ये रहा एक्सचेंज रेशियो 0.8। पूछा क्या है, न्यू अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड, यानी कि आफ्टर मर्जर, आफ्टर एक्विजिशन का ईपीएस पूछ रहा है। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। कंबाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी, सिनर्जी कुछ है ही नहीं, कितना हो जाएगा 13 लाख, ये रहा 13 लाख। कंबाइंड शेयर, शेयर ऑफ ए प्लस शेयर ऑफ बी, बी को कितना शेयर दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो 50,000 इंटू एक्सचेंज रेशियो 0.8, 50,000 इंटू 0.8 40,000, तो देखो ये रहा, और ये आ गया ईपीएस। ठीक। सेकेंड, इफ बी वांट टू श्योर दैट अर्निंग पर शेयर इज नॉट डिमिनिश्ड बाय मर्जर, बी क्या चाहता है कि भाई ऐसा एक्सचेंज रेशियो होनी चाहिए कि मेरा ईपीएस में कोई चेंजेस ना आए, तो ईपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो करोगे तो ईपीएस में चेंज नहीं आएगा। पूछ रहा है तब क्या एक्सचेंज रेशियो होगा, ईपीएस के बेसिस में जिसको भी मेंटेन करना है कि प्री मर्जर जितना था उतना ही पोस्ट मर्जर हो, एक्सचेंज रेशियो उसके बेसिस पे ले लो, तो ईपीएस के बेसिस पे निकाल लो एक्सचेंज रेशियो। ये रहा ईपीएस 566 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 1.2, देखो 1.2। ठीक, ये एक शॉर्टकट है। चलो नेक्स्ट, ये रहा देखो, पोस्ट मर्जर कैलकुलेशन करना है। एमके लिमिटेड कंसीडरिंग एक्वायरिंग एनएल लिमिटेड, ये इसको एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए टारगेट कंपनी हो गया और ये एक्वायरिंग कंपनी। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, ईपीएस निकालना हो तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो ईपीएस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी रेशियो की जरूरत पड़ी वो भी आ जाएगा। एक्सचेंज रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर इज बेस्ड ऑन करेंट मार्केट वैल्यू, करेंट मार्केट वैल्यू यानी कि ये रहा। ठीक, अब करेंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालना हो तो वेरी सिंपल, पी का डिवाइड बाई ए का, मतलब एक्वायरिंग कंपनी डिवाइड टारगेट कंपनी डिवाइड बाई एक्वायरिंग कंपनी, ये रहा। पूछा क्या है, अर्निंग पर शेयर बताओ एमके का आफ्टर मर्जर, यानी कि पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है। प्रॉफिट जोड़ दो, सिनर्जी है ही नहीं कोई प्रॉफिट में, तो 60 प्लस 18 78 लाख। कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर, इसका अपना शेयर था 12 लाख, और इस 3 लाख के बदले 3 लाख इंटू 0.8 ये आ गया, और ये आ गया आपका। दूसरा, फाइन एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर ऑफ एनएल लिमिटेड विल नॉट बी इन लॉस, किस चीज की लॉस की बात कर रहा है, लॉस इन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ईपीएस मेंटेन रखना है। ठीक, ईपीएस मेंटेन रखना है तो कैसे हमें करना होगा एक्सचेंज रेशियो को, सर ईपीएस के बेसिस पे, ईपीएस तो हमने निकाल ही रखा है, आराम से उसके बेसिस पे हम कर देंगे एक्सचेंज रेशियो, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने से पहले थोड़ा कुछ और भी नोट्स लिखवा देता हूं। 5वां नंबर हमारा टॉपिक था एनपीबी कंप्यूटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर, मर्जर होने की वजह से गेन और लॉस कितना हुआ। हम वही एग्जांपल लेते हैं, ये लिमिटेड, ये बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ठीक, अब देखना जरा, एनपीवी निकालने का 3 केस हो सकता है। केस नंबर 1, कैश डील हो सकता है। अगर कैश डील है तो वैल्यू ऑफ ए बी, कंबाइंड फर्म की वैल्यू, मान लो ये ए कैश दे दिया, बी को एक्वायर किया, शेयर होल्डर को कैश दे दिया, तो सिंपल वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस अगर कोई सिनर्जी है वैल्यू में माइनस कैश पेड। हाँ जी, या दूसरा तरीका है सर, प्रॉफिट में सिनर्जी हुआ तो मार्केट प्राइस पोस्ट निकाल लेंगे इनटू कंबाइंड शेयर,
जैसे हमने सीखा था पोस्ट ईपीएस निकाल के कंबाइंड शेयर से इंटू करेंगे, तो ये आ गया माइनस, ये तो वैल्यू आ गया ना कंबाइंड फर्म का, माइनस कैश पेड। ठीक, पहला केस क्या था, सिनर्जी अगर वैल्यू में हो तो, दूसरा कब लगाएंगे, सिनर्जी अगर प्रॉफिट में हो तो। एनपीवी ए के लिए, कंपनी ए देखो, एक्विजिशन के बाद ये हो गया कंपनी की वैल्यू ए, और पहले इतना था, तो ये आ गया एनपीवी टू ए। अच्छा एनपीवी बी का बताओ, सर बी के शेयर होल्डर को क्या मिला, कंपनी देने के बाद कैश मिला, दूसरे कंपनी का शेयर तो मिला नहीं, कैश कितना मिला ले लो, माइनस वैल्यू ऑफ बी, तो ये आ गया। अच्छा स्टॉक डील हो तो, मान लो ए लिमिटेड एक्वायर तो किया बी को, बदले में शेयर दिया अपने कंपनी का, कैश नहीं दिया, बदले में शेयर दिया अपने कंपनी का, तो वैल्यू ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस अगर सिनर्जी कुछ दिया हो तो सिनर्जी इन वैल्यू, कैश पेड तो है ही नहीं। या दूसरा तरीका क्या है, अगर सिनर्जी वैल्यू में ना दिया हो, प्रॉफिट में दिया हो, तो मार्केट प्राइस सर पोस्ट निकाल लेंगे और इनटू कर देंगे कंबाइंड शेयर से, कोई कैश तो दे ही नहीं रहे, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ ए बी। एनपीवी ए का निकालना हो तो, इससे पहले एक और चीज निकाल लो, परसेंटेज होल्डिंग ऑफ ए, आफ्टर मर्जर ए का कितना होल्डिंग होगा, तो ए शेयर, शेयर ए का कितना है डिवाइड बाई कंबाइंड शेयर, कंबाइंड शेयर इंटू 100, ओह 1000 हो गया क्या, 100, तो ये ए का परसेंटेज होल्डिंग आ गया। अब मुझे खुद बताना एनपीवी ए का निकालना हो तो ऐसे कर लो नंबरिंग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, एनपीवी ए का निकालना हो तो सर ये देखिए वैल्यू ऑफ ए बी इंटू परसेंटेज होल्डिंग ले लेंगे ए का, तो इससे क्या आ जाएगा, ए के हिस्से में कंबाइंड शेयर में, तो अब दोनों की, हमने मान लो एक कंपनी को एक्वायर किया बी को और शेयर दे दिया, तो अब नए कंपनी में तो पुराने वाले शेयर होल्डर ए वाले शेयर होल्डर भी है, प्लस बी वालों को भी शेयर दिया तो उनके भी शेयर होल्डर है, तो पुराना जो है ए लिमिटेड का शेयर होल्डर उनका ये है वैल्यू, कंबाइंड शेयर इंटू उनकी होल्डिंग कितनी है, माइनस वैल्यू ऑफ कंपनी ए, तो एनपीवी आ जाएगा थर्ड। एनपीवी बी का निकालना हो तो सर वैल्यू ऑफ ए बी इंटू परसेंटेज होल्डिंग ले लीजिए, बी की कितनी होल्डिंग है, तो जो पुरानी कंपनी है उसका नए कंपनी में कितना वैल्यू मिला, ये आ जाएगा माइनस वैल्यू ऑफ बी, घटा दीजिए। अच्छा थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है मिक्स डील, इससे ज्यादा तो कोई केस बनेगा ही नहीं, मिक्स डील, मिक्स डील में देखना ये दोनों का कंबाइन कर दो, जस्ट लाइक ये मिक्स डील में देखना वैल्यू ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस कोई सिनर्जी हुआ तो वो भी सिनर्जी इन वैल्यू, माइनस कैश पेड, क्योंकि कुछ शेयर में दे रहे हैं कुछ कैश में दे रहे हैं। दूसरा एनपीवी ए का निकालना हो तो सर वैल्यू ऑफ ए बी इंटू परसेंटेज होल्डिंग किसका, ए का, तो ये ए का आ जाएगा पोस्ट मर्जर कंपनी होने के बाद का वैल्यू, माइनस वैल्यू ऑफ ए ओरिजिनल बिफोर मर्जर। थर्ड नंबर एनपीबी अगर बी का पूछे तो वैल्यू ऑफ ए बी, नए कंपनी का वैल्यू कितना है, उसमें बी वालों का होल्डिंग यानी कि पुराने जो एक टारगेट कंपनी है उन शेयर होल्डर की होल्डिंग कितनी है, तो ये आ गया ठीक, प्लस इन्हें कैश भी तो मिला है, माइनस वैल्यू ऑफ बी।
तो ये रहा। चलो जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इस समरी का, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। एनपीवी का 3 ही केस है। नोट, एक और नोट कर लो। इन केस ऑफ कैश डील, कैश में अगर डील हुआ होता है तो पोस्ट मर्जर प्रॉफिट कितना होगा? मर्जर होने के बाद बताओ। प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी, ये प्रॉफिट ए का, ये प्रॉफिट बी का, प्लस सिनर्जी इन प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट में सिनर्जी हुआ, इंक्रीज हुआ, ये माइनस ये रहा कैश इनटू इंटरेस्ट इनटू आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बोल दो, इंटरेस्ट 1 माइनस टी कर दो, 1 माइनस टी। ये क्या है सर? देखो, ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट समझ में आ रहा है, एडिशनल कोई प्रॉफिट सिनर्जी में जनरेट हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है। ये क्या है? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर हम किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो बोरो करके लाएंगे, या बोरो करके नहीं ला रहे हैं अपना पैसा दे रहे हैं तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कैश कितना पे किया इनटू इंटरेस्ट रेट, तो ये आ गया एनुअल इंटरेस्ट। लेकिन आपको पता है इंटरेस्ट जब हम देते हैं ना तो उसको एक्सपेंस भी क्लेम कर लेते हैं पीएल में, तो इंटरेस्ट को हमेशा आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक है? क्योंकि जो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट है वही हमारे लिए कॉस्ट है। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया क्या? मुझे वो नहीं पता फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, मुझे लॉजिक पता है, मैं समझा रहा हूँ। किसी कंपनी को कैश देके एक्वायर किया, एक्विजिशन के बाद प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, अपना प्रॉफिट उसको एक्वायर कर लिया, उसकी प्रॉफिट कुछ एडिशनल सिनर्जी में प्रॉफिट है वो, प्लस जो बोरोइंग कॉस्ट मैंने इनकर्ड किया है उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो तो घटानी पड़ेगी ना। ये वो है। चलो देखना जरा, द सीईओ ऑफ अ कंपनी is rethinking that shareholder always look for EPS, thinks that shareholder always look for EPS। सीईओ क्या सोच रहा है? शेयर होल्डर है ना, वो हमेशा ईपीएस को प्रायोरिटी देता है, ध्यान देता है। Therefore he considered maximization of EPS as his company objective। इसलिए उसने क्या सोचा कि EPS मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक? चलो, his company current profit is 80 लाख and PE ratio is 10.5। कंपनी की प्रॉफिट कितना है? 80 लाख और पी रेशियो है 10.5। मैंने एक जगह लिख दिया यहाँ पे, मान लो वो कंपनी है ए लिमिटेड, तो 80 लाख पैट है, पी रेशियो कितना है? 10.5। ही वांट टू बाई अनदर फर्म, वो किसी और कंपनी को बाई कर रहा है, मैंने उसका नाम दे दिया बी लिमिटेड, जिसका करंट इनकम कितना है? प्रॉफिट 15.75 लाख और पी रेशियो है 10, तो मैंने ये दोनों भी लिख दिया यहाँ पे। What is the maximum exchange ratio which CEO should offer so that he could keep EPS at a current level? बताओ कौन सा एक्सचेंज रेशियो है जो सीईओ को ऑफर करनी चाहिए कि ईपीएस बराबर है, यानी कि प्री मर्जर ईपीएस है, आफ्टर इक्विजिशन भी ईपीएस उतना रहे, तो एक्सचेंज रेशियो ईपीएस के बेसिस पे सेट करना पड़ेगा, ईपीएस ऑफ बी डिवाइड बाई ईपीएस ऑफ ए। ईपीएस कैसे निकलेगा? अरे बच्चे, पैट दिया हो, नंबर ऑफ शेयर दिया हो तो ईपीएस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर नंबर ऑफ शेयर दिया है क्या? पढ़ो आगे। मार्केट प्राइस दोनों कंपनी का दिया है 42 एंड 105। देखो 42 एंड 105, यहाँ देखो मार्केट प्राइस और पी रेशियो दिया हो तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाई पी रेशियो, तो ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस इंटू, और ईपीएस दिया हो आपको और पैट दिया हो तो पैट डिवाइड बाई ईपीएस आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, तो ये आ गया। एक्सचेंज रेशियो पूछा है, मैंने बोला ना ईपीएस को मेंटेन करना है तो एक्सचेंज रेशियो ईपीएस के बेसिस पे होनी चाहिए, ये रहा EPS ऑफ बी डिवाइड बाई EPS ऑफ ए। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द सीईओ बोरो फंड 15% एंड बाई आउट टारगेट कंपनी बाई पेइंग कैश, अगर सीईओ कैश बोरो करा है 15% पे और टारगेट कंपनी को कैश देके खरीद रहा है, शेयर नहीं दे रहा है, हाउ मच कैश शुड ही ऑफर टू मेंटेन हिज ईपीएस? ईपीएस मेंटेन करने के लिए उसको कितना कैश ऑफर करना चाहिए, यानी कि अभी जो ईपीएस है, अभी कितना ईपीएस है?
फोर फोर ही ईपीएस रखने के लिए कितना कैश देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ईपीएस के फॉर्मूले में डाल दो। देखो जरा पोस्ट ईपीएस कैसे निकलेगा, पोस्ट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंबाइंड शेयर। पोस्ट प्रॉफिट कैसे निकलता, अभी पढ़ाया था, प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी, कुछ सिनर्जी है प्रॉफिट में, एडिशनल प्रॉफिट, नो सर, माइनस बोरोइंग कॉस्ट आफ्टर टैक्स लेना है। देखो कैश इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू आफ्टर टैक्स कर दिया, टैक्स रेट 30% है तो 0.7 डिवाइड बाई कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। इधर बताओ, जब मैं कैश में उसको पे कर रहा हूँ, कोई शेयर इश्यू नहीं कर रहा हूँ, तो जितना मेरा अभी एग्जिस्टिंग शेयर है इतना ही रहेगा। कितना एग्जिस्टिंग शेयर है बोलो, 20 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये आ गया कैश की वैल्यू 150 लाख। यानी कि 150 लाख अगर मैं देता हूँ बी लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए, तो मुझे क्या होगा, ईपीएस मेंटेन रहेगा। चलो अभी ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, लेक्चर के हिसाब से वेदर इट इज फास्ट ट्रैक और लेक्चर, काफी निहायती आसान क्वेश्चन है। अब कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार ही देख रहा है मुझे, तो देखो मैं तो रिवीजन लेक्चर करवा रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे ऐसे, ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, पर मैं टाइम थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फॉर्म मार्क लिमिटेड और टारगेट है फॉर्म मार्क्स लिमिटेड। फॉर्म मार्क किसको बाई कर रहा है, फॉर्म मार्क्स को। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो इससे ईपीएस आ जाएगा, पी रेशियो दिया है तो पी रेशियो इंटू ईपीएस क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। इतना काम तो मैंने कर दिया फटाफट, आप भी करो जरा फटाफट करो, तो कर लिया आपने भी। चलो व्हाट इज द स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज पॉजिटिव फैक्टर है, मार्केट प्राइस ऑफ बी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ ए पढ़ाया था, कितना है 20 डिवाइड बाय 100 0.2। ईपीएस ऑफ मार्क, मार्क मतलब ये आफ्टर इक्विजिशन, यानी कि ये पूछ रहा है ईपीएस निकालो पोस्ट, कंबाइंड अर्निंग ले लोगे जो कि कितना है 2000 प्लस ये 2400 लाख, क्या सिनर्जी है, कोई प्रॉफिट में नहीं, डिवाइड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर, इसका तो इतना ही रहेगा, इसका शेयर कितना हो जाएगा दिस इंटू 0.2, दोनों को जोड़ दो तो 220 आ जाएगा, ये भी हमने कर रखा है, फिर ईपीएस निकाल लोगे, ये रहा। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताओ, मार्क लिमिटेड यानी कि जो एक्वायरिंग कंपनी है, एज्यूमिंग पी रेशियो रिमेन्स अनचेंज, ऐसे भी नहीं देता तो हम अनचेंज मानते हैं, ईपीएस निकाला है, पी रेशियो है 10, इंटू कर दो। डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म, अगर मर्ज फॉर्म का मार्केट प्राइस आ गया तो नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर देंगे तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा, ये रहा मार्केट प्राइस आया, नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दिया, टोटल मार्केट वैल्यू आ गया। कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर इक्विजिशन, गेन और लॉस मतलब एनपीवी पूछ रहा है, आफ्टर इक्विजिशन एनपीवी बताओ। दो तरीके हैं, मार्केट प्राइस में देख लो कितना एक्रीशन डिलीजन है, एक तरीका है सर मार्केट प्राइस ले लिया पोस्ट, इसका तो क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्री घटाया ये एक्रीजन डिलीजन, ये पर शेयर है, इनटू कर देंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, तो ये टोटल आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने पढ़ा है, ये देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लिया आपने, मैं यही कर देता हूं, वैल्यू ऑफ ए बी कितना है, ठीक, ये रहा ना। चलो अब बताओ एनपीवी ए, सर 20042 इंटू परसेंटेज होल्डिंग, परसेंटेज होल्डिंग ए का कैसे आएगा बताओ फटाफट से। सर ये रहा ए का शेयर 200 डिवाइड बाई कंबाइंड 220 इंटू 100%, यही है ना, माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये ऐसे हमने पढ़ा था, माइनस वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस 20,000, करके देखना जो मैंने अभी लिखवाया था 24002 इंटू 200 डिवाइड बाई 220 माइनस 20,000,
ये रहा। ये परसेंटेज ना लिख के सीधा ऐसे भी इंटू करोगे तो चलेगा, पढ़ाने के लिए मैंने परसेंटेज लिखा था, यहाँ मेरे को वैल्यू निकालना है, सीधा कर दिया। अच्छा एनपीवी बी निकालना हो तो सर ये रहा कंबाइंड वैल्यू, जिसमें बी का वैल्यू 20 डिवाइड बाई परसेंटेज होल्डिंग, ऐसे ही आएगा ना 200, बी का शेयर डिवाइड बाई कंबाइंड शेयर, माइनस बी की ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी कितनी थी, दिस इंटू दिस 2000, बताना। नीचे 220 है बच्चे, ठीक कर लो। 20 डिवाइड बाई 220 इंटू 24002 माइनस 2000, ये 182 लाख आ रहा है। ये रहा। करने के बड़े सारे तरीके, तीसरा भी तरीका है, तीसरा तरीका बता दूं क्या? पहले तो इसको इरेज कर दो, क्वेश्चन हो गया ये। करने के बच्चे बड़े सारे तरीके, मैं क्या बताऊं आपको, एक तीसरा तरीका भी बता देता हूं। चलो सिनर्जी अगर मुझे निकालना हो, कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी, 24002 माइनस 20,000 प्लस 2000, तो ये आ जाएगा, ये रहा। ये टोटल सिनर्जी है, सिनर्जी मतलब टोटल एनपीवी है, ए और बी में बटना है, ठीक। कैसे बटेगा बताओ, परसेंटेज होल्डिंग कितना है ए का, 200 डिवाइड बाई 220, यही है ना परसेंटेज होल्डिंग, इसका शेयर डिवाइड बाई ये इंटू, एक काम कर लेते हैं, पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2002 इंटू परसेंटेज होल्डिंग, परसेंटेज होल्डिंग बताओ फटाफट से, 200 डिवाइड बाई 220 करके देखना, 200 डिवाइड बाई 220 इंटू 2002, 1820 लाख। बी का बताओ, टोटल अगर इतना एडिशनल वैल्यू जनरेट हुआ है एनपीवी, जिसमें से ए के हिस्से में 1820 लाख आया, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 182 लाख। अब देखो 3 तरीके हैं बनाने के, पहले तरीके समझाया था, दूसरा मैंने अभी समझा दिया, तीसरा मैंने अभी समझा दिया। अब एग्जाम में कोई एक तरीके से बनाना है, तीनों तरीके से बनाने नहीं बैठना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो, आज की इस रिवीजन लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसका सेकेंड पार्ट में आगे की कहानी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पसंद आई, समझ में आया रिवीजन लेक्चर के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपको एक लाइक जरूर करना है। साथ ही में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है कंटेंट वाइज भी, तो इतना जल्दी तो खत्म ये नहीं होने वाला है, अभी तो मैं डीमर्जर स्टार्ट ही नहीं किया हूँ, ऑनरशिप स्ट्रक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं किया हूँ, तो देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए टिल बाय, ख्याल रखिए अपना, और फटाफट से लाइक बटन दबाइए, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो।